नमस्कार। मेरी कहानी मेरी जुबानी। आराधना खरे मैं स्वयं अपनी एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ जिसका नाम है स्वर्ग। जैसे ही ऑफिस से बाहर आई, सौम्या ने कॉल बेल बजाई। दरवाज़ा खोलने वाली पिंकी थी। वह अपनी पुस्तक के पेज पलट रही थी। फिर उठी और अनमने भाव से उसने मुझे पानी दिया। मैं पर्स रखकर सोफे में ही धंस गई। पिंकी द्वारा लाए गए पानी को गले के नीचे उतार दिया। शरीर थका हुआ था। एक कप गर्म चाय पीने को बहुत इच्छा थी। नौकरानी जा चुकी थी। पिंकी छोटी ही थी। मैं उठी और कपड़े बदल कर चाय बनाकर पी और दीवान पर लेट गई। आंखें बंद कर लीं। मम्मी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? पिंकी ने कोमल हथेली मेरे माथे पर रख दी। नहीं बेटे, थोड़ा थक गई हूँ। बेटा, होमवर्क हो गया क्या? नहीं मम्मी, आज सर नहीं आए थे, इस कारण कुछ सम्स रह गए हैं। ठीक है, अभी उठकर मैं करवा दूंगी। मम्मी, कल पेरेंट्स मीटिंग है। अच्छा, मैं कल चलूँगी तुम्हारे स्कूल, मैंने सहज होकर कहा। मम्मी, पिंकी बोली, मम्मी, मिस ने कहा था कल सभी बच्चे अपने मम्मी पापा को लेकर आएंगे। मैं पिंकी को टालना चाहती थी। मम्मी, हमारे पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? पिंकी का भाव सहज था। पिंकी, चुप रहो। मैं बिफर पड़ी। नन्ही बच्ची डर से सहम गई। सॉरी मम्मा कहकर पिंकी अपनी गलती का एहसास कर थोड़ी सहमी बैठी रही। फिर पड़ोस में खेलने चली गई। पर मैं गम के गहरे गर्त में डूब रही थी। पिंकी के भोलेपन ने पूछे गए प्रश्न को मैंने क्रोध तो व्यक्त करके चुप तो कर दिया था, परंतु उसके इस प्रश्न के ने मुझे भीतर तक उद्वेलित कर दिया। तन की थकान से अधिक पीड़ा होती है मन की थकान। मैं अतीत के सागर में डूबने उतराने लगी। मैं और प्रशांत एक महाविद्यालय के छात्र थे। हजारों छात्रों में कौन किसको जानता है, पर मुझे और प्रशांत दोनों को गाने का बहुत शौक था। जब भी गायन प्रतियोगिता होती, हम दोनों एक प्रथम और दूसरा द्वितीय होता। यदि युगल गीत गाने की बारी आती तो एक साथ प्रशांत रेणु को साथ में ही रखा जाता। हम दोनों के मध्य प्रथम नज़र का आकर्षण तो नहीं था, पर साथ गाते गाते थोड़ी सी दोस्ती, हमारे गीत कब एक दूसरे को समर्पित होने लगे एहसास ही नहीं हुआ। ऐसा लगा गाते गाते एक दूसरे को निहारते हुए कब जिंदगी निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। प्रशांत ने बिना किसी भूमिका के सपाट शब्दों में विवाह का प्रस्ताव रखा। मैंने सोचने का समय लिया और लगा प्रशांत ही मेरे जीवन के लिए सही साथी हैं। प्रशांत के घर में वृद्ध माँ और वह, बस 2 लोगों का ही परिवार था। मम्मी पापा ने आर्थिक स्थिति के विशाल अंतर को लेकर मुझे बहुत समझाया। मैं धनी परिवार की बेटी थी और प्रशांत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। निर्णय कठिन था, पर मुझे प्रशांत के साथ ही गुनगुनाता हुआ भविष्य नजर आ रहा था। प्रशांत अब तक निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में ही नौकरी में आए थे। दोनों परिवारों की सहमति से सादे ढंग से हमारा विवाह संपन्न हुआ, क्योंकि प्रशांत को सादगी पसंद थी। हमारी छोटी सी गृहस्थी चल पड़ी। प्रशांत की मासिक आय कम पर प्यार बहुत था। हम सभी खुश थे। जल्दी ही हमारे घर में नई खुशी के रूप में पिंकी आ गई। उसके जन्म के बाद मैं और चिड़चिड़ी हो गई। मुझे बच्ची के साथ घर के काम में परेशानी अनुभव होने लगी। पापा के घर की सुख सुविधाएं मुझे रह रह कर याद आने लगी। आर्थिक तंगी, सोच सोच कर खर्च करना, बच्ची के खर्चों में कटौती करना मुझे बड़ा कष्ट देने लगा। कुछ दिनों बाद मुझे अपनी छोटी बहन मोना के ससुराल जाने का मौका लगा, तो मुझे लगा वह तो स्वर्ग जैसी जिंदगी जी रही है। मैं सीमित आय, न पैतृक संपत्ति, न किसी का सहारा। मम्मी पापा मेरी कुछ सहायता करना भी चाहते, परंतु प्रशांत का स्वाभिमान आड़े आ जाता। अम्मा जी वृद्ध थीं। उनका इलाज और देखभाल, घर का काम और बच्चों की परवरिश करते करते मैं थक कर चूर हो गई थी। नौकरों पर अधिक खर्च की स्थिति नहीं थी। मेरी पढ़ाई पूरी नहीं थी
कि नौकरी कर सकूं। प्रशांत ने बहुत सहयोग का प्रयास किया, पर मेरे मन की कड़वाहट कभी प्रशांत पर, कभी माँ जी पर, तो कभी पिंकी पर निकल जाती। वे आहत होते और मैं ग्लानि से भर जाती। जिस संगीत के कारण हम आनंद सागर में उतरे थे, उसकी सरसता धीरे धीरे समाप्त होती गई। हम दोनों अजनबी बनते गए। प्रशांत ने कई बार मुझे समझाने का प्रयास किया, पर मैं सुनने को तैयार ही नहीं थी। मेरी मानसिक पीड़ा बढ़ती जा रही थी। एक दिन अति क्रोध की स्थिति में मैंने सूटकेस लगाया, पिंकी को उठाया और आकर स्टेशन पर बैठ गई। वहाँ से मैंने प्रशांत को फ़ोन किया, मैं पापा के यहाँ जा रही हूँ। यूँ अचानक? क्या बात है, मैं आता हूँ। नहीं प्रशांत, हमारा साथ रहना संभव नहीं है, तुम मत आओ। ट्रेन चल पड़ी थी, जिसकी दिशा मायके की ओर थी। मम्मी पापा मुझे देखकर खुश कम चिंतित अधिक हुए। युवा बेटी का घर तोड़ना बड़ा दर्द देता है। धीरे धीरे मुझे लगा मैं मायके पर बोझ बन रही हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, बीए तो किया ही था, एमए भी कर लिया और नौकरी ढूंढने लगी। कुछ दिनों बाद मुझे नौकरी लग गई और मैं पिंकी को लेकर नए शहर में आ गई। जीवन व्यतीत करने लगी। 6 वर्ष ऐसे ही मरते जीते निकल गए। प्रशांत ने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया और मैं तो करने वाली थी ही नहीं, पर इतने कम वर्षों में मैंने बहुत से वर्ष जी लिए, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। मैं और पिंकी शुष्क और एकाकी जीवन जी रहे थे। पिंकी के चुभते प्रश्न और भविष्य की अनिश्चितता मुझे अपनी भूल पर पश्चाताप हो रहा था, पर क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। प्रशांत ने मेरे साथ कभी अभद्रता नहीं की, हमेशा अच्छा व्यवहार किया, प्यार दिया, मान दिया, पर पैसा वह कहाँ से देता जो उसके पास था ही नहीं। जब भी चिंतन करती तो स्वयं को दोषी पाती और ग्लानि से भर जाती, परंतु कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। प्रश्न उठते, कैसा होगा प्रशांत, शादी की होगी क्या, तलाक की कार्रवाई तो नहीं की, क्या पता बात करूं या नहीं। नहीं, ठीक नहीं होगा। एक मन कहता बात करने में क्या बुराई है। बहुत हिम्मत करके मैंने प्रशांत को फ़ोन लगाया। हाथ पैर कांप रहे थे। हेलो, प्रशांत का स्वर था। मैं रेणु बोल रही हूँ। उसके स्वर में कंपन था। रेणु? स्वर घबराया था। कैसी हो तुम? प्रशांत का स्वर उत्सुक था। अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? हिम्मत करके मैंने पूछा। वैसा ही जैसे तुम छोड़ गई थी। शादी? मैंने भरे गले से पूछा। नहीं रेणु, मैं सोच ही नहीं सकता। मेरे मन का भारी बोझ हट गया था। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ प्रशांत। प्रशांत ने कहा। अपने घर आने के लिए पूछते हैं क्या पगली, मैं तो रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। प्रशांत का स्वर भीगा हुआ था। अगले दिन सारा सामान पैक कर मैं ट्रेन में बैठी थी। आते ही प्रशांत, माँ जी और घर को देखकर मुझे लगा जैसे प्यासी को पानी मिला है। प्रशांत ने पिंकी को बाहों में भरा तो मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे लगा कितनी मूर्ख थी मैं, अपना स्वर्ग स्वयं ही खो बैठी थी। यह सौभाग्य ही था कि जो मुझे फिर से प्राप्त हो गया। प्रशांत के असीम प्यार को मैं दौलत से तौल रही थी। सच कितनी नादान थी मैं। धन्यवाद।